हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि 29/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे आज हम हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो रीजनिंग का दिया गया है। कह रहा है कि किसी कोड भाषा में PUZZLING को कुछ इस भाषा में लिखा जाता है, उसी प्रकार JIPIJAPA को इस भाषा में लिखा जाता है। तो इसी कोड में SWIZZLED को क्या लिखा जाएगा? तो इसे हम हल करते हैं। पहले इसे लिखेंगे, किस कोड में लिखा गया है। JIPIJAPA इसे लिखा गया है IPIJAPAJ। तो हम देखेंगे यहाँ चार संख्या पहले लेंगे। तो पहले I से I लिखा गया है, उसके बाद P से P लिखा गया है, या P है P लिखा गया। उसके बाद I से I लिखा गया, उसके बाद J से J लिखा है। यहाँ पर देखेंगे A से A लिखा है, P से P लिखा है, A से A लिखा है और J से J लिखा है। यानी चार संख्याएं को तिरछी लाइन में लिखा गया है। उसी प्रकार हम इसे भी देखेंगे। चार लाइन पहले यहाँ से देखते हैं। पहले हो जाएगा Z, उसके बाद I हो जाएगा, उसके बाद W, उसके बाद S। फिर यहाँ से चार अक्षर देखेंगे। पहले D होगा, फिर E होगा, उसके बाद L, उसके बाद Z। यह जो संख्या है यही इसका सही जवाब होगा। इसी कोड में लिखा जाएगा जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 42, 63 और 105 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को आसानी से विभाजित कर दे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 21 होगा। 21 से इसे काटेंगे 2 बार, इसे 3 बार और इसे 5 बार, यानी 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसे आसानी से काट देगी। तो इसका सही जवाब जो होगा वह 21 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। यह जो चारों फिगर दिखाई दे रहा है इसमें से एक चिन्ह है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो हम देखेंगे यह एक अर्धविराम है, एक फुल स्टॉप है, यह भी एक संबोधन या संबंध का चिन्ह है, जबकि यहाँ देखेंगे तो यह प्लस का चिन्ह है। तो इन चारों चिन्हों में से यह जो प्लस का चिन्ह है यही अलग है। तो इसका सही जवाब होगा वह डी होगा। और डी जो है वह दिया गया है तीसरे विकल्प में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के रिक्त स्थान में सही ढंग से बैठने वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ कौन सा विकल्प बैठेगा ये हमसे पूछा गया है। तो आप थोड़ा छोटा करके आप लोग दिखाते हैं चारों विकल्प। जो चारों विकल्प है वह यह है, पहला विकल्प यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है और चौथा यह। तो यहाँ जो देखेंगे किनारे वहाँ कुछ इस प्रकार से विकल्प आने वाला है। जो किनारे पर एक वर्ग का कुछ हिस्से वर्ग की तरह होगा और यहाँ बीच में लाइन होगी। तो ऐसा जो विकल्प है वो केवल तीसरे में दिखाई दे रहा है, जो इसका सही जवाब होगा। दूसरे में देखेंगे तो यह कुछ बड़ा कर दिया गया है, और चौथे में देखेंगे तो यह कुछ किनारे पर सटा हुआ नहीं है, कुछ दूर पर दिखाई दे रहा है। तो इसका सही जवाब होगा केवल तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में एक वर्ष में 25 बच्चे के वजन में बढ़ोतरी दर्शाई जाती है। वजन में बढ़ोतरी का माध्य कितना होगा? तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हम इसमें पहले इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 10, इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 3 19, इतना आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, इसका गुणा करेंगे तो
64 आ जाएगा, बीच में दशमलव होगा, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.4 और इन सभी का योग करेंगे तो योग आ जाएगा 60। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 60 आ जाएगा। तो माध्य कहता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और पदों की संख्या जो है वो 25 है क्योंकि 25 बच्चे हैं। इससे जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 2.4 और जो 2.4 है यही बढ़ोतरी का माध्य है। तो इसका सही जवाब होगा वो 2.4 होगा और 2.4 जो है वह तीसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। हमसे कुचालक पूछा गया है। तो ये जो बी है और सी में ये जो धातु है दोनों दिखाया गया है, यह तो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत बहुत अच्छी तरह से जाता है, जबकि रबड़ में यह विद्युत का कुचालक है। तो हम ऑप्शन देख के इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में जो दिया गया है वो दिया गया है केवल ए और सी, केवल ए और बी, ए और सी केवल। तो हम देखेंगे तो यह तो बी और सी जिसमें भी होंगे वह गलत जवाब होगा, क्योंकि धातु जो होते हैं वो बिजली के सुचालक होते हैं। तो इसमें सी दिया गया है, ए भी गलत है, इसमें बी दिया गया है, ए भी गलत है, इसमें बी और सी दिया गया है यानी ए भी गलत। तो इसका सही जवाब जो होगा वह केवल ए होगा, क्योंकि इस विकल्प के हिसाब से केवल ए ही जो दिया गया है वह सही है, जो बिजली के कुचालक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक को शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनाने के भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके। तो इसका सही जवाब होगा वह 2 अक्टूबर 2014 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दुगुना है। जो आधार कह रहा है वो ऊंचाई से दुगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या लंबाई गुणे ऊंचाई, या आधार गुणे ऊंचाई, कुछ भी मान सकते हैं इससे। तो कह रहा है जो ऊंचाई का दोगुना है कौन, आधार। तो हम ऊंचाई अगर x माने तो आधार होगा 2x। इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम माने ऊंचाई x तो आधार होगा 2x और इसका मान दिया गया है 392। तो हम लिखेंगे x², ये जो दो गुणा में है इधर हो जाएगा भाग में, बराबर 392 भाग देंगे 2 का, इसे काटेंगे आ जाएगा 196। तो x यह स्क्वायर है 196, तो x लिखेंगे तो अंडर रूट में 196, तो हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14। और हमसे पूछा गया तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हम x माने थे तो x का मान 14 आया, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो 14 मीटर होगी। तो 14 मीटर जो दिया गया है वो तीसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। तो जिसका परमाणु क्रमांक 17 है वह तो हाइड्रोजन है, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यह जो है वह 17 आवर्त के हैं। 17 क्या कह रहा है, 17 परमाणु क्रमांक, तो 17 परमाणु क्रमांक पे क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन गैस है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन गैस है क्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। यहाँ ध्यान से प्रश्न पढ़िए क्योंकि सही नहीं है, कभी कभी यह सही है यह भी पूछ लेता है, कभी कभी सही नहीं है, तो इसी में प्रश्न अक्सर गलती हो जाते हैं।
तो हमसे जो पहला ऑप्शन है यानी पहला विकल्प है वो कह रहा है निकलने वाली ऊष्मा कम होती है। दूसरा कह रहा है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है और तीसरा कह रहा है H2 गैस निकलता है। चौथा कह रहा है कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। तो इनमें से देखेंगे पहला तो सही है कि इसमें निकलने वाली ऊष्मा कम होती है। यह जो तीसरा है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, यह भी सही है। पहला सही है और तीसरा सही है। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, यह भी सही है। लेकिन यह कह रहा है कि अभिक्रिया तीव्रता कम करती है, तो यह गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई अभिक्रियाशील है तो वो कैल्शियम ही है। कैल्शियम यानी Ca सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील वाली तत्व है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, तो यही जो है वो गलत है। तो इसका हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो इसका जो दूसरा है वही गलत है, क्योंकि ये कह रहा है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। यही इसका गलत जवाब है और यही हमसे पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, तो इसका जवाब दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिसके तरंगों की ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंगों के ऊपरी सिरा का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है। नाव की हिलने की आवृत्ति हमसे पूछा गया, तो फार्मूला होता है V बराबर n लेमडा। लेमडा जो होता है यह तरंग दैर्ध्य होता है और n जो होता है यह आवृत्ति होता है और V जो है वह वेग है, किस वेग से चल रही है। तो हमें आवृत्ति यानी n का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर लिखेंगे V बाई लेमडा, इसी फार्मूला से। तो V का मान दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकेंड, और जो लेमडा का मान दिया गया है वह 100 मीटर दिया गया है, तो 100 से भाग दे देंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आ जाएगा 0.25 हर्ट्ज। जो n की इकाई होती है यानी आवृत्ति की जो इकाई होती है वह हर्ट्ज होती है, तो इसका सही जवाब होगा 0.25 हर्ट्ज। और 0.25 हर्ट्ज जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। तो जो शक्ति होती है यानी पावर होती है वो होती है 1/f जब मीटर में हो, और होता है 100/f जब सेंटीमीटर में हो। तो हमसे जो दिया गया है फोकल लंबाई वह सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे P बराबर 100/50 सेंटीमीटर में। तो इसे काटेंगे, आ जाएगा 2 डायोप्टर। शक्ति की जो इकाई होती है उसे डायोप्टर कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा वह 2 डायोप्टर, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 2 है तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से अगर हम tan थीटा लिखें तो आ जाएगा 2/3। इसे हम tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा के सामने 2 और कॉस थीटा के सामने 3। तो यहाँ हम रखेंगे 2, साइन थीटा का मान 2 है, और यहाँ रखेंगे कॉस थीटा का मान 3 है -3 बटे यहाँ 2 कॉस थीटा है तो 2 लिखेंगे, कॉस थीटा का मान है 3 माइनस साइन थीटा 2। इसे हल करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। इन दोनों का गुणा करेंगे आएगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 1 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो इसका जो मान होगा वह 1/4 होगा। तो 1/4 देखेंगे कौन से विकल्प में दिया गया है।
तो तीसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चले और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी वक्तव्य में निहित है। वक्तव्य दिया गया है कि कंपनी एक्स ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी में 10 कलर की नौकरियों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक की पास डिग्री है। जो न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक की पास डिग्री है। तो मान्यता है केवल वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं जिनके स्नातक डिग्री पास की है। मतलब जिसने स्नातक पास की है वही केवल अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री मांगे। तो पहली मान्यता तो सही है, केवल उन्हीं लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्नातक पास की डिग्री है। और दूसरा कह रहा है जिसके पास अधिस्नातक की आवेदन अधिस्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि उसने स्नातक पास किया होगा उसके बाद ही अधिस्नातक पास किया होगा। यानी इनके पास तो स्नातक की डिग्री होगी, क्योंकि स्नातक पास करने के बाद ही अधिस्नातक होना चाहिए। तो मान्यता 1 और मान्यता 2 दोनों लागू हैं। तो इसका जो सही होगा जवाब वो मान्यता 1 और मान्यता 2 दोनों निहित है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था। तो जो 12 डिग्री सेल्सियस पे होगी वह भाई लिक्विड होगी, क्योंकि जो पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है तब यह वाष्प के रूप में हो जाता है। लेकिन अभी तो यह केवल 12 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है, तो अभी यह लिक्विड अवस्था में ही रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़ों के क्रम में संबंधित नहीं है। यह चारों ऑप्शन दिखाया गया है, इसमें एक आंकड़े से संबंधित नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें ये जो ऐसे कुछ लाइन बनी हुई है 1 2 3 और यह 4, इसमें 4 बनी है, इसमें 6 बनी है और इसमें देखेंगे 4 4 6 और 4, यह जो है वह सम संख्या। जबकि इसमें देखेंगे तो 3 नीचे बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ देखेंगे 8। तो यह जो संख्या बनी हुई है यह सबसे ज़्यादा बनी हुई है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 बनी हुई है यह संख्या। तो यही संख्या जो होगी वह सबसे अलग होगी। तो इसमें संख्या 9 बनी हुई है, तो जो कि सम संख्या नहीं है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि वह विकल्प जो इनसे संबंधित नहीं है वह पहला होगा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए वह पहला होगा, और पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह पहले विकल्प में दिया गया है, यही संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीसीसीआई पाली उम्मीदवार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो इसका सही जवाब होगा वो विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस पूर्ववर्ती इसरो अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्होंने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में प्रतिष्ठापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उडुपी चंद्र राव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्र में किसी एक में सन्निहित किया गया है, वह उत्तर कौन सा है। यह जो फिगर दिखाया गया है समस्या फिगर, इन चारों में से किसी एक में सन्निहित है, वही हमें ज्ञात करना है।
तो किसमें दिखाया गया है यही हमसे पूछा गया। तो आप देखेंगे दूसरे विकल्प में, यहाँ से देखेंगे कुछ इस लाइन से बना हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना इस तरह, फिर यहाँ से, फिर ऐसे। जो दूसरा विकल्प है अगर आप ध्यान से देखेंगे दूसरे विकल्प में यह पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी वाला ऑप्शन दिया गया है तीसरे में, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसको वेग कहते हैं। जो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। और पूछा जाता है कि वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसे हम त्वरण कहते हैं। यानी वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं और विस्थापन की परिवर्तन दर को हम वेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो जो हल्का होगा यानी जिसका वजन कम होगा वो तेजी से गति करेगा। तो इसका सही जवाब होगा 5 किलोग्राम द्रव्यमान। तो जो चौथा ऑप्शन दिया गया है 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है, इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में दीवार को पेंट करते हैं। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कह रहा है पहले 4 कर्मचारी 6 घंटे में 21 दिनों तक काम करता है। उसके बाद हमसे कह रहा है 7 कर्मचारी 4 घंटे में कितने दिनों में काम खत्म करेगा? तो हम यक्स मान ले रहे, यक्स दिनों में काम खत्म करेगा। तो 4 से इसे काटेंगे 4 बार, 7 से इसे काटेंगे 3 बार, और 3 का जब 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18, यानी यक्स का मान हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। तो 18 दिनों में कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा वो चौथा विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र में त्रिकोण की संख्या प्रतिनिधित्व करता है। तो हम यहाँ से गिनेंगे। यह जो बना हुआ है यहाँ जो समचतुर्भुज बना है, इसमें यह जो होते हैं यह पूरे 8 त्रिभुज होते हैं, क्योंकि 1 2 उसके बाद यहाँ 3 और यहाँ 4। जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। तो इसमें पूरे 8 त्रिभुज हैं। उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे नीचे से, तो जब नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ गिनते हैं। तो इसमें एक तो यह बन गया त्रिभुज, दूसरा यह बन गया, तीसरा यह बन गया, चौथा, पांचवा, और यह पूरा 6 और यह पूरा 7। तो 8 और 7 15, और यह बन गया एक, यह 7 था यहाँ, और एक यह नीचे वाला बना 1, और एक देखेंगे यहाँ से यहाँ यह वाला जो यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यह बनेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ दूसरे में भी बनेगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो दूसरे में भी बनेगा, +2 जोड़ेंगे तो इसका हम योग करेंगे तो 2 1 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, यानी इसमें पूरे 18 त्रिभुज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त है। यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? जब आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प में देखेंगे तो जो तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है वह इसमें पूर्ण रूप से आएगा, क्योंकि
यह वाला लाइन इसमें तो आएगा नहीं, और कर्व में जो दिया गया ये भी नहीं है, लेकिन जो ऐसे तिरछी लाइन दी गई है यही इसमें सही जवाब होगा। और चौथे में देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, तो यह भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा वो तीसरा विकल्प जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थतम की उत्तरजीविता साइवल ऑफ फिस्टेट उक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब जो होगा वह हर्बर्ट स्पेंसर इसके सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11 संबंधे 25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो हमें इतना अनुपात में इसे मतलब बांटना है और लंबे टुकड़े की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो 11 + 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो 36 जो दिया गया है अनुपात में इतना के बराबर है, यानी 25.2 के बराबर है। तो हमें जो लंबा अनुपात है, तो लंबा जो लंबाई में लंबे टुकड़े की लंबाई वो 25 है, तो हम लिखेंगे 25 की कितनी लंबाई होगी? तो 25.2/36 गुणे 25। यहाँ दशमलव से हटाएंगे, यहाँ नीचे 0 हो जाएगा। इसे काटेंगे 6 से, 6 से इसे काटेंगे 6 बार, और इसे 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 दूनी 12। फिर 6 से इसे काटेंगे 10 बार, और 6 से इसे काटेंगे 7 बार। फिर 5 से इसे काटेंगे 5 बार, 5 से इसे काटेंगे 2 बार। तो यह हो जाएगा 5 × 7 = 35। 5 में 7 का गुणा करेंगे आ जाएगा 35, और नीचे बचा था 2 से इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5 मीटर। 17.5 मीटर जो होगा वह लंबे टुकड़े की लंबाई होगी। तो इसका सही जवाब होगा जो तीसरे विकल्प में दिया गया 17.5 मीटर लंबा होगा। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह के सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं के छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 18.25 है, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी, यह हमसे पूछा गया है। तो इसे हम हल करेंगे। पहले जो दिया गया है 5 दिया गया है, और 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है 15। उसके बाद दिया गया है 5 छोटी संख्याएं छोड़ने पर, तो यह तो कितनी संख्याएं छोड़ने पर दिया गया, इनकी संख्या तो नहीं दिया है, लेकिन इसका माध्य दिया गया है 18.25। और सभी समूह यहाँ लिखा गया, जबकि सभी समूह संख्याओं का माध्य जो है वो 17 है। जब इसे अंतर करेंगे तो इसका अंतर जब करेंगे तो आ जाएगा 1.25, और इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 2। यह दशमलव यहाँ जो है 2 अंक पे, अगर इसे हम हटाएंगे तो यहाँ हम 2 0 लिख सकते हैं। 25 से इसे काटेंगे 5 बार, 25 से इसे काटेंगे 8 बार। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। जब 5 संख्या 5 के बराबर है, यहाँ जो 5 दिया गया है 5 संख्याओं का माध्य 15 है। यहाँ लिखा गया है ना पहले लाइन में 5 संख्याओं का माध्य 15 है। तो 5 का अनुपात अगर 5 है तो 8 का अनुपात भी यहाँ 8 होगा, x के जगह पर 8 होगा यहाँ। तो हमें टोटल संख्याएं पूछी गई। जब 5 का अनुपात 5 है, 8 का अनुपात 8 है, तो यानी टोटल संख्याएं 8 और 5 13 संख्याएं होंगी। तो हमसे पूछा गया है कि कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल संख्याएं 13 है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो तीसरा विकल्प दिया गया है 13, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, यानी उसे शुद्ध जल बनाएगी। तो जो फिल्ट्रेशन होता है, यानी फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन,
इसी के द्वारा हम जो दूषित जल होता है उससे हम शुद्ध जल में अलग कर सकते हैं, वह होता है फिल्ट्रेशन। और इसका सही जवाब है जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। यानी दो विस्थापन अभिक्रिया का होता है, अगर हम AB और CD से अभिक्रिया करते हैं तो यह बना लेता है AC + BD। यह होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन हमसे पूछा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, तो हम चारों ऑप्शन देखेंगे। इन चारों ऑप्शन में यहाँ देखेंगे BaCl2 या H2SO4, तो Ba जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया है और H जो है वो Cl के साथ जुड़ गया है, यानी पहले में द्विविस्थापन है, पहला सही है। तीसरे में देखेंगे Cu S के साथ जुड़ गया है, यहाँ S है, और SO4 H2S के साथ जुड़ गया है, यहाँ भी द्विविस्थापन है। यहाँ Na देखेंगे Cl के साथ जुड़ गया है और H जो है वो OH के साथ जुड़ गया है, तो यहाँ भी द्विविस्थापन है, अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ देखेंगे जो दूसरा विकल्प है, यहाँ MgO2 के साथ जुड़ा है, लेकिन उसके बाद N जो है वो H के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ जो है वो अभिक्रिया जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो यही जो होगा वो सही जवाब होगा। हमसे पूछा गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहाँ नहीं है, तो जो दूसरे में दिखाया गया है वही द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 मिशन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तक वेस्ट इंडीज हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमाइका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो यह जो आत्मकथा है वह क्रिस गेल की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ों को ज्ञात करना है। जो गलत मिलान है, तांबा उसे Cu प्रतीक लिखते हैं, कॉपर का जो प्रतीक है वह Cu है। सोना का प्रतीक Au है। उसी प्रकार पारा का प्रतीक जो होता है वो Hg होता है, लेकिन यहाँ Me दिया गया है, यानी यही तो गलत है जोड़ा, और हमसे गलत जोड़े का पहचान करना था, यानी C गलत है। प्लेटिनम का Pt होता है, यह तो सही है, और Ag चांदी का होता है, यह भी सही है, यानी केवल तीसरा जो है C वाला वही गलत है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है केवल सिर्फ C जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो इसे हम हल करते हैं। तो पहले इस कोष्टक में जो है इसे हल करेंगे, यहाँ जो दिखाई दे रहा है, तो हम पहले 3 का 1 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/3। यहाँ जो है वह भाग का निशान, अगर हम गुणा का निशान करना चाहें तो यह ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4, तो 3/4 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 बार, हो जाएगा 4 से इसे काटेंगे 8 को 2 बार, 2 से इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 6, यानी यहाँ पूर्ण रूप से 6 आ गया है। तो 5 + 6 - 1, जब इसे हल करेंगे तो 6 में 5 का योग करेंगे आ जाएगा 11, 11 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 10। अब यहाँ बचा है 2 + 5 और भागे 10, तो 10 को 5 के नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ से हटा के बटे में 10 यहाँ लिखेंगे, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो इसका जो सही जवाब होगा वह 2 + 1/2 या 2 दूना 4 1 5, 5/2 इसका सही जवाब होगा। तो हम विकल्प देखेंगे 5/2, 5/2 जो दिया गया है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्र में से किसी एक में सन्निहित किया गया है।
वह उत्तर चित्र कौन सा है। यह जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, यह फिगर जो है वह किस चित्र में सन्निहित है, वही हमें ज्ञात करना है। तो जो दूसरा वाला विकल्प देखेंगे, इसी में यह फिगर पूर्ण रूप से सन्निहित है और यही इसका सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही जवाब होगा। अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न, और इसका विकल्प जो है वो पहले विकल्प में बी दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमसे गलत वाली प्रश्न पूछा गया है। पहला कह रहा है कि एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। यह तो सही है, क्योंकि आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से, इस साइड से, या मान लीजिए आवर्त सारणी है, यहाँ से अगर हम दाहिने की तरफ जाएंगे तो पहले रासायनिक अभिक्रिया घटती है, उसके बाद बढ़ती है। तो पहला वाला विकल्प तो सही है। और दूसरा वाला कह रहा है आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ती है। यह तो गलत है, क्योंकि नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं बढ़ती, और यहाँ कह रहा है कि बढ़ जाती है, यानी दूसरा वाला जो विकल्प है वह गलत है। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है। तो इसका उत्तर जो है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2018 के केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड CBFC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसून जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग किस नाम से जाना जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। और गतिज ऊर्जा जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है mgh। हाइट जितना ज़्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा उतना ज़्यादा होगा, और इन दोनों का योग जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो यही हमसे पूछा गया है, इन दोनों का योग किस नाम से जाना जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। यहाँ देखेंगे लिखा गया है RAT को इस कोड में लिखा गया है, हमें GOD को किस कोड में लिखा जाएगा। तो R जो होता है वो 18 पे होता है, तो R का जो संख्या है वो 18 पे होता है, A का संख्या 1 पे होता है और T का संख्या 20 पे होता है। यानी इन्हीं की जो वर्णमाला है उन्हीं की पूर्ण रूप से संख्या लिखी गई है। तो हम G जानते हैं 7 पर आता है, O होता है वह 15 पे होता है, और D होता है 4 पे होता है। यानी 7, 15, 4 इसका सही जवाब होगा। तो यह वाला विकल्प देखेंगे वह तीसरे में दिखाया गया है 7, 15 और 4, जो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों कोण बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं। यह कह रहा है दोनों कोण जो बराबर है वह तीसरे कोण के दुगने हैं, तो तीसरे कोण का माप कितना होगा। मान लीजिए हम तीसरा कोण x लिखते हैं और जो दोनों कोण बराबर है वो 2x, क्योंकि यहाँ लिखा है कि दो गुने हैं। तो जो तीसरा कोण है उसे हम x लिखते हैं और बाकी जो दोनों कोण बराबर है उसे 2x लिखते हैं। यहाँ कह रहा है क्योंकि दुगुना है। और जो सभी त्रिकोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसे जोड़ेंगे तो हम आ जाएगा 5x बराबर 180। इसे काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 36, यानी x का मान है वह 36 डिग्री होगा। और हमसे पूछा है तीसरे कोण का माप। तीसरे कोण का माप दिया गया है 36 डिग्री, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है कि x y के माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो ये y के पिता x के खाली जगह दिया है कि क्या रिश्ता होगा, y का पिता x से क्या रिश्ता होगा। यहाँ देखेंगे x जो है y के माँ की एकमात्र बेटे का बेटा है, यानी x हम यहाँ लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे, इनकी माता यहाँ लिखते हैं माँ। कह रहा है जो x है y के माँ के इकलौता बेटा, एकमात्र बेटा का बेटा है। और उसके बाद हमसे प्रश्न में कह रहा है कि y के पिता, इनके जो पिता होंगे वो x से कौन से संबंधित हो, तो x के पिता हैं यानी दादा होंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो पहले विकल्प में दिया गया है, दादा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकता है। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा हो तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया। कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था, उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया था। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगते हैं। तो पाइप बी को कितने घंटों तक चालू रखा गया, ये हमसे प्रश्न किया गया है और इसका सही जवाब हम वहाँ हल करके आपको दिखाते हैं। तो हम इससे हल करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं ए, पहले लिखेंगे ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। सी खाली कर रहा है तो इसके सामने माइनस लिख दे रहे हैं। तो एक तो 32, दूसरा है 48 और तीसरा है 64। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 192। इसकी क्षमता जो होगी, पहले वाले की क्षमता जो होगी वह होगी 6, 32 से 6 दा जाएगा। 48 से जो जाएगा वह इसकी क्षमता 4 होगी और जो 64 से इसे भाग देंगे तो 3 बार, यानी सी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 4, ए की क्षमता 6। हमें पूर्ण कार्य कराना है, बी को कितने घंटे तक चालू रखा जाए। तो हम देखेंगे पहले ए और सी को चालू किया गया था, तो लिखेंगे ए प्लस सी कितने घंटे के लिए, मान लीजिए टी घंटे के लिए चालू किया गया था। उसके बाद ए को बंद किया गया, फिर बी और सी को चालू किया गया। तो कितना चालू किया गया, तो 112 में से टी घटा देंगे। जब हमें पूरा मालूम है इतना घंटे तक चला, तो 112 में से अगर हम टी घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा बी और सी कितने घंटे चले। और इन टोटल जो पूरा कार्य हुआ वह 192 कार्य हुआ। तो हमें इस समीकरण को हल करेंगे और हल करने के बाद हमें मिलेगा, जो टी का मान मिलेगा वह मिलेगा 40। टी का मान हमें मिला है 40। हमसे पूछा गया है कि बी कितने घंटे तक चालू हुआ, तो 112 में से हम 40 घटा देंगे। 112 यहाँ से, इस समीकरण से 112 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो आ जाएगा 72, यानी जो बी और सी चालू है, तो बी को हमसे पूछा गया तो बी 72 घंटे में, मतलब 72 घंटे तक चालू रखा गया था। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्री तट की साफ सफाई और विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना आरंभ की थी। तो इसका सही जवाब जो होगा वह ब्लू फ्लैग होगा। ब्लू फ्लैग जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 375 का 56% कितना होगा। तो हम लिखेंगे 375 का 56% बटे 100, परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिखते हैं। 25 से इसे काटेंगे, 25 का 25 और 25 पंजे
125, 25 से इसे काटेंगे 4 बार, 4 से इसे काटेंगे 14 बार, 14 चौका 56 होता है, 14 से इसमें गुणा करेंगे, 14 पच्चीस 70, 14 इक्का 14 और 7 21, यानी 210 इसका सही जवाब होगा, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। यहाँ दिखाया गया है बिजली, बिजली को जो मापता है उसे धारा मापी या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, यानी बिजली जिसके द्वारा मापी जाती है उसका लिखा गया है। उसी प्रकार हमसे पूछा गया वायुमंडलीय दबाव, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने वाले को हम कहते हैं बैरोमीटर, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब जो होगा वह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यही इसका सही जवाब होगा, जो 2017 में महारत्न कंपनी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह समीकरण दिया गया है सिम्प्लिफिकेशन, इसे हल करना है और हल करके इसका व्युत्क्रम क्या होगा यह हमसे पूछा गया है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करते हैं। तो पहले यह जो कोष्टक में है पहले इसे हल करेंगे, तो 1 हो जाएगा 3/2 और यहाँ 1/3। इसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, यह 3 बार जाएगा 9, यह 2 बार जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7/6। यह कोष्टक में 7/6 है। यहाँ करेंगे 2 दूना 4 1 5, 5/2 माइनस 7/6। यहाँ से ये वाला हल करें हैं क्योंकि ये कोष्टक में आया था 7/6। इसे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 6, यह 3 बार जाएगा 15 हो जाएगा, यह 1 बार जाएगा 7, यानी 8/6 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 4 और इसे काटेंगे तो 3, यानी 4/3 यह पूरा मझला कोष्टक में है। यहाँ रखेंगे 1 माइनस 3/4 और फिर प्लस यह जो कोष्टक में आया था 4/3। इसे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 12, यहाँ हो जाएगा 12, यह जाएगा 3 बार तो हो जाएगा 9, यह जाएगा 4 बार तो हो जाएगा 16। इसे जब हम घटाएंगे तो 12 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 12 16 28, 28 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 19, 19/12। यह जो पूरा बड़ा वाला कोष्टक है इसमें 19/12 आया है, यानी यह पूरा बड़ा वाला कोष्टक हल करने पर 19/12 हल है। फिर यहाँ देखेंगे तो 12 तिहाई 36 1 37 हो जाएगा, 37/12 यह इसे हल करने पर। तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसे हल करेंगे तो लिखेंगे एलसीएम 12, यहाँ आ जाएगा 37 और यहाँ आ जाएगा 19। जब इससे हम घटाएंगे तो आ जाएगा 18/12। इसे जब हम हल करेंगे तो हल करने के बाद जब इसे हम हल करेंगे तो मान लें इसे काटते हैं 6 से 3 बार और इसे काटेंगे 6 से 2 बार, यानी 3/2 इसका जो होगा वह हल करने पर आएगा। लेकिन इससे हमसे पूछा गया है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम यानी 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, यही इसका सही जवाब होगा, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज का निवेश किया गया और यह उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना वाई निवेश पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5 सरल ब्याज मिलता है। तो एक्स और वाई का हमें संबंध ज्ञात करना है। तो ब्याज अगर हम ब्याज करेंगे तो 5 समय में अगर हम ब्याज का गुणा कर देंगे तो यही ब्याज हो जाएगा। 5 से इसमें करेंगे तो आ जाएगा
5 9 45 और इसका अगर हम गुणा करेंगे 4 से 7.5 में तो ये आ जाएगा 30। तो इसका जो अनुपात होगा x का वो 45 होगा और इसका अनुपात होगा 30। अगर 15 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45 और 15 दूना 30, इसका अनुपात तो यह होगा। और यह वाला विकल्प जो है वह दिया नहीं गया है, लेकिन यह जो तीसरे में विकल्प है 2 और 3 का अनुपात, जो रेलवे है वो यही उत्तर, जो चौथा विकल्प है यही उत्तर सही माना है। ऐसे ये जो पहला विकल्प दिया गया है 45:30, यह भी होना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा यही है 45:30। और विकल्प में इसका जो सही जवाब था वह चौथा दिया गया है। आप भी इस प्रश्न को हल करिए, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस कोशिका ऑर्गेनल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह न्यूक्लियर यानी नाभिक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान पे सही बैठता है। तो ऑप्शन हम लोगों को चारों दिखाते हैं। यह है चारों ऑप्शन। इसमें यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें जो आएगा वह तीसरा विकल्प आएगा, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है हमसे, अगला प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि उत्तर देने के लिए कौन सा वाक्य पर्याप्त है। यहाँ कहा गया है मनुष्य के खून का रंग क्या है। तो पहला वाक्य है नीले को गुलाबी कहा जाता है और लाल को नारंगी को पीला। यहाँ पर देखिए लाल को नारंगी कहा जाता है। जो मनुष्य का खून होता है वह लाल होता है, लाल को हम नारंगी कर दे रहे हैं। यानी जो पहला वाक्य है इससे तो हम पता कर सकते हैं कि मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है। जबकि दूसरे में सफ़ेद को काला, काले को हरा, हरे को भूरा और भूरे को लाल कहा जाता है। यानी दूसरे में कोई लाल की प्रतिक्रिया दिखाई ही नहीं गई है, यानी दूसरे से हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। तो केवल पहले वाक्य से इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह दूसरा वाला विकल्प दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है, जबकि केवल 2 पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय लें कि उक्त वाक्यों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ दिखाया गया है कि कुछ कार्यालय कंपनियां हैं। अगर हम कार्यालय इधर लिखे और कंपनियां इधर लिखे, इसे कंपनी लिखते हैं और इसे कार्यालय लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है सभी कंपनियां कारखाना है। कंपनी जितने हैं उसे पूरा कारखाना में लिख दे रहे हैं, कारखाना। हमसे कह रहा है कि कुछ कारखाने कार्यालय होते हैं, तो यह वाला जो हिस्सा काट रहा है यह कार्यालय है, यानी पहला सही है। सभी कार्यालय कारखाने हैं, यह तो सभी को काट नहीं रहा है, कुछ ही को काट रहा है, यानी दूसरा जो है वह गलत है। तो इसका निष्कर्ष केवल एक ही सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है। तो इसका उत्तर देने के लिए यहाँ है चौथे विकल्प में केवल निष्कर्ष एक प्राप्त किया जा सकता है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था। 1 मिनट में वह 5 सेकंड अधिक चलता है। तो दोपहर 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाएगा। हमसे कह रहा है कि 1 मिनट में, मान लीजिए 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक है, तो हम 1 घंटा या 60 मिनट लिखते हैं। तो इसमें हम 60 का गुणा किए तो इसमें भी 60 का गुणा करेंगे तो 6 5 30, 300 हो जाएगा सेकंड। 1 घंटे में 300 सेकंड अधिक बढ़ गया। तो 6 बजे से 2 बजे तक 8 घंटे होते हैं, तो हम देखेंगे 8 घंटे में कितने सेकंड बढ़ा। तो इसमें हम 8 का गुणा कर देंगे तो 2400 हो जाएगा।
2400 सेकेंड अधिक बढ़ गया। तो अगर हम इसे मिनट में बदलना चाहें तो 60 से भाग देंगे, इसे काटेंगे 6 चौक 24, 4 6 चौक 24, यानी 40 मिनट जो है वह अधिक बढ़ गया होगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 40 मिनट अधिक दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वह 2:40 होगा। और 2:40 जो कि पहले विकल्प में दिखाया गया है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी सामान्य सेट में के संदर्भ में ए यूनियन इतना दिया गया है, बी समुच्चय इतना दिया गया है। तो ए जो होगा वह बी के भी साथ होगा, और ये बना गया है इस प्रकार, ए जो होगा वह सी के भी साथ होगा। तो यह वाला जो विकल्प दिखाया गया है वह सही जवाब होगा, जो कि चौथे में दिखाया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाली जगह है यहाँ छूटा हुआ, कह रहा है 12वीं शताब्दी में कातकी राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश ने पुनर्निर्मित किया। तो यह गोलकुंडा का किला था जिसे ने कुतुब शाही राजवंश ने पुनः निर्मित किया गया था। तो यह गोलकुंडा किला जो कि चौथे ऑप्शन में है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 350 का 58% कितना होता है। तो इसे हल करेंगे। 350 का 58%, परसेंटेज के नीचे 100 लिखेंगे, यह 0 से कट गया। 5 से इसे काटेंगे 7 बार, 5 से इसे काटेंगे 2 बार, इसे 2 से काटेंगे 29 बार, 2 दूना 4, 2 9 18, 7 से इसे गुणा करेंगे, 7 9 63, हाथ से लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 20, यानी 203 जो होगा वो इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। v जो होता है वेग होता है, m जो होता है वो द्रव्यमान होता है। तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 द्रव्यमान m के लिए लिखेंगे 15, क्योंकि द्रव्यमान 15 kg है, और v का मान है 4, तो 4 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसे 2 से काटेंगे, 2 से 4 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 से 15 में गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 15 × 120 होता है। तो 120 जूल जो होगा इसका सही जवाब होगा। कि वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल। जूल जो है वह गतिज ऊर्जा की इकाई होती है। तो यह जो दिया गया वह चौथे ऑप्शन में दिया गया है 120 जूल, यह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागकण किस में पाए जाते हैं। तो परागकण जो है वह परागकोश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, यहाँ एक कुछ लाइन में संख्या दी गई है, क्रम संख्या के आधार पर निम्नलिखित क्रम में अनुपस्थित अक्षर का पता लगाएं। यहाँ दिखा है VN, फिर PF, फिर P5U। ये जिस प्रकार से दिखाया गया है, अगली संख्या में कौन सा संख्या आएगा। अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, यह चारों ऑप्शन है। तो यहाँ देखेंगे हम V के बाद N, यहाँ पहले में V दिखाया गया है, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के N है। फिर यहाँ से पहले इस प्रकार देखते हैं, पहले V के बाद P है, तो हम देखेंगे पहले V, यहाँ V है 1 2 3, चौथे पे P, मतलब यहाँ पर 4 लाइन छोड़ कर बनाया गया है। फिर P के बाद 5 है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, चौथे पे 5 है। फिर यहाँ पे हम छोड़ेंगे 5 के बाद 4, 1 2 3 4, 4 पे U है, यानी यहाँ जो संख्या आएगा पहले U आएगा। उसके बाद N देखेंगे,
n यहाँ पर है, n के बाद f लिखा गया है, तो n के बाद 1 2 तीसरे पे f है। n के बाद यहाँ देखेंगे जो f बनाया गया है वह तीसरे पर बना है। f के बाद u जो है वह 1 2 3 तीसरे पे u बनाया गया है, तो हम यहाँ u के बाद तीसरा अक्षर देखेंगे 1 2 3 3 पे g है, यानी u और g जो होगा इसका सही जवाब होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दर्शाया गया है। यही इसका सही जवाब है, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है, फिर छोड़ जाता है। बाकी काम को बी अकेले पूरा करती है। कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। पहले आप इसे हल करिए और हल करके इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि यह सिम्प्लिफिकेशन दिया गया है और इसे हमें हल करके इसका उत्तर बताना है। यहाँ प्रश्नवाचक पे क्या आएगा। पहले इसे जोड़ेंगे 8 7 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा -6, क्योंकि जो बड़ा का चिन्ह होता है वह वही वाला प्रतीक लगता है, तो -6। माइनस में माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसमें यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा। 27 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 33। इसे 51 से घटाएंगे तो 51 से घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा यानी 18 हो जाएगा। तो 252 में हम 18 का भाग देंगे तो 18 का भाग देंगे तो 14 बार कटेगा। 14 बार में यह पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा वह 14 होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। इन चारों फिगर में एक संबंधित नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम चारों को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आप ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा। चारों को ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि यहाँ 2 के बाद 3 है, यानी दूसरे के बाद तीसरा संख्या आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 के बाद 4 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 के बाद 2 आ जाएगा। लेकिन आप दूसरे वाले विकल्प में देखेंगे कि यहाँ 5 के बाद 1 आएगा, यह कि गलत है। तो यह जो चारों विकल्प में से है, यह तीसरा वाला विकल्प जो है वह इससे संबंधित नहीं है, यानी इसका सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। तो बी वाला विकल्प जो है वह चौथे में दिखाया गया है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 162, 54 और 135 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो हमसे महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले संख्या एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का संख्या आप गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, इसका और इसका अंतर भी कर सकते हैं। इसका अंतर करेंगे यानी 54 में से इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 12, यानी हो जाएगा कितना, यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा। और इससे 135 से 162 अगर हम घटाएंगे, 162 ऊपर लिखते हैं, 162 में से 135 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच्चा 5 में से गया 0, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 3 है, 3 सॉरी, यहाँ 3 है, यहाँ 5 था, 5 में से 3 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यानी 27 और 79। अगर इसका हम 3 में गुणा करें तो 3 तो होगा नहीं, गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल करके दिखाते हैं।
135, 54 और 162। पहले 9 से काटेंगे। 9 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 15, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9 एक्का 9, बचा 9 अठे 72। फिर इसे 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 6 बार। अब यह किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि अब इसे 5 से काटेंगे, इसे 2 से काटेंगे, इसे 3 और 2 से काटेंगे। यानी जो महत्तम समापवर्तक होगा वह 9 और गुणे 3 यानी 27 होगा। इसका महत्तम समापवर्तक 27 होगा, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। आप इसका अंतर करके भी निकाल सकते हैं। इसका अंतर भी जो आएगा वह अंतिम रूप से 27 ही आएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वह चौथे विकल्प में दिया गया है, 27 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन एक समूह के चित्रों से एकदम अलग है? तो यह जो देखेंगे, एक भी है, एक डब्लू है, एक कुछ इस प्रकार है। जो सी वाला विकल्प देखेंगे वह कुछ नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी यह जो सी है यही सबसे अलग होगा। इन चारों समूह में से जो सी है वह सबसे अलग है। तो इसका सही जवाब होगा वह सी होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। इसका सही जवाब सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह से दूसरे शब्द के साथ न्यूनतम समानता है। न्यूनतम, सबसे कम समानता है। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे। चारों ऑप्शन जो है वह गिलहरी, पहले कौवा है, उसके बाद गिलहरी है, उसके बाद बंदर है, उसके बाद बत्तख है। इन चारों में जो सबसे कम समानता है वह कौन सी विकल्प हो सकती है? तो इसका तो उत्तर जो है वह बत्तख दिखाया गया है, जो चौथे विकल्प में दिया गया है। यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे की युग्म जोड़ी से मेल खाती हुई युग्म जोड़ी का चयन करें। यहाँ जिस तरह से दिखाया गया है, वकील जिस तरह जीहर करना, उसी प्रकार न्यायालय अदालत है, सेना बंदूक है, परीक्षा कॉलेज है। तो जो चौथा विकल्प है पूछताछ, वह पुलिस का कार्य है। जिस प्रकार वकील का कार्य जीहर करना यानी वकीलगिरी करना है, उसी प्रकार पुलिस का जो कार्य है वह पूछताछ करना है। तो यह चौथा जो है वह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, जिसे 1914 में शुरू किया गया था। जो 1914 में शुरू किया गया था, तो उस नहर का नाम है पनामा नहर, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समान व्यास वाली 15 पाइपों एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती है। वास्तविक व्यास के दुगने व्यास वाली पाइप, यहाँ से पढ़िए, वास्तविक व्यास वाले दुगने व्यास की पाइप वाली 6 पाइपें समान प्रवाह धारा की गति से कितने समय में भर देगी? तो पहला तो जो कर रहा है 15 पाइपें हैं, 12 मिनट में भर सकता है। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक व्यास से दुगुना, यानी अगर यह 1 है, अगर यह 2 है तो वह 4 होगा। यानी जो होगा व्यास इसका वह 4 होगा, क्योंकि जो व्यास होता है वह वर्ग होता है। अगर जो r होता है इसका दोगुना करेंगे, जो रेडियस होता है वो r² होता है पाइप का। गोले का, एक मिनट, जो गोले का व्यास होता है वो πr² होता है। जब हम इस व्यास को दुगुना करेंगे तो r का स्क्वायर होता है, यानी अगर ये 2 था तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि r की स्क्वायर के कारण त्रिज्या का वर्ग होता है। तो यहाँ कह रहा है व्यास का दुगुना है, यानी वह 4 हो जाएगा। तो इसे हम हल करेंगे तो 15 पाइप 12 मिनट में भर सकती है, तो जो 6 पाइप होगी व्यास 4 हो जाएगा। और कितने समय में भरेगी, मान लीजिए x हम समय निकाल ले रहे हैं, तो यह 4 और 6 नीचे आ जाएगा, 6 × 4
जब इसे काटेंगे तो 2 बार, 6 से 6 दूना 12, इसे काटेंगे 2 से 2 बार, 2 दूना 4, और इस 200 काटेंगे 15 को तो आ जाएगा 7.5। तो 7.5 मिनट में यह पूरी तरह से भर देगा, जो कि पहले विकल्प में दिखाया गया है 7.5 मिनट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान खाली जगह दिखाया गया है देखी जा सकती। जो असंतृप्त यौगिक है वह पीला लौ देगी, पीले लौ के साथ जलेगी। और यह पूछा गया है जो संतृप्त या असंतृप्त है, पूछा जाता है संतृप्त, यानी संतृप्त जो है वह नीले लौ के साथ जलती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है जो संतृप्त होगा वह नीले लौ के साथ, जो असंतृप्त होगा वह पीले लौ के साथ जलेगी। यहाँ असंतृप्त पूछा गया, यानी यहाँ जो उत्तर होगा वह पीले लौ होगा, और संतृप्त होता तो नीले लौ होता, और जो नीले लौ के साथ जलता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, जबकि पीले लौ की जो ऊर्जा होती है वह कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यहाँ देखेंगे, यदि u, v और w ऋणात्मक संख्याएं हैं और z एक संख्या है तो z धनात्मक, क्या z धनात्मक है? पहला कथन है z जो है वह v माइनस w है। यहाँ जो है यह v, u, v और w ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। अगर हम मान लीजिए इस v को अगर हम 4 मान लें और इसे हम 6 मान लें तो यह प्लस हो जाएगा, क्योंकि यह भी माइनस है w, माइनस में माइनस को गुणा करेंगे आ जाएगा 6, घटाएंगे तो यह v मान ले रहे हैं माइनस, क्योंकि यहाँ सभी माइनस दिया, तो -4 से +6 घटाएंगे तो +2, जो 2 होगी वह प्लस होगी, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, तो यह +2 है। एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जो z का मान है वह प्लस में आ सकता है, जो z का मान है वह प्लस में आ सकता है, यानी कथन जो पहला है वह तो कथन सही हो सकता है। और जो दूसरा है, अगर z में गुणा करेंगे माइनस का, क्योंकि भी माइनस है, किसी भी संख्या में अगर हम माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी यह तो गलत हो सकता है, यह माइनस हो सकता है। तो जो पहला है वह धनात्मक हो सकता है, इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ है, कह रहा है कि अकेले 2 जो है वह उत्तर देने के पर्याप्त है, जबकि अकेले 1 पर्याप्त नहीं है। तो यानी जो यह है, अच्छा यहाँ से हम धनात्मक निकाल सकते हैं, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। माइनस का अगर हम गुणा करेंगे भी में और यहाँ भी -u है, तो अगर हम -z यहाँ करेंगे माइनस हो जाएगा z, और भी यहाँ -u है, माइनस माइनस के साथ कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी z का मान जो होगा वह भी हो सकता है, यानी दूसरा उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए z का गुणा करते हैं -v से और यहाँ -u भी रखते हैं तो यह माइनस से कट जाएगा, z भी इधर हो जाएगा, इधर u हो जाएगा, जो z हो जाएगा वो प्लस में आ सकता है। इस हिसाब से इसने हल किया है। तो जो पहला विकल्प है वह से तो उत्तर नहीं दे सकते हैं और दूसरे से दे सकते हैं, तो ये मेरी मिस्टेक थी जो पहले से मैंने हल किया था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो केवल 2 है जो उत्तर देने के पर्याप्त है, जबकि ये अकेला पर्याप्त नहीं है, यह तीसरा जो होगा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखेंगे, हमसे पूछा गया है बायोमास ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो बायोमास ऊर्जा स्रोत नहीं है, वो परमाणु ऊर्जा है, क्योंकि यह नवीनीकरण ऊर्जा है, इसमें बायोगैस उत्पन्न नहीं होता है। जबकि इथेनॉल या गाय का गोबर या लकड़ी, इसमें बायोगैस उत्पन्न होती है, जैसे CH4 मीथेन जिसे कहते हैं, वो बायोगैस का एक प्रमुख घटक है।
तो इससे जो तीसरा विकल्प है परमाणु ऊर्जा, यह मुख्य स्रोत नहीं है बायोगैस का, और यही हमसे पूछा गया है बायोगैस का मुख्य स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी स्वैच्छिक कार्य करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब जो होगा वह अनुमस्तिष्क यानी सेरिबलम जो मस्तिष्क होता है वह अनैच्छिक क्रियाओं को लागू करता है। जैसे हम हाथ उठाना चाहे तो हाथ उठा सकते हैं, वह जो क्रिया होती है स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से, तो वह अनुमस्तिष्क क्रिया उसको नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है कि समूह से मेल नहीं खाने वाली आकृति ज्ञात करने। तो जो देखेंगे यह पहला वाला विकल्प, यह जो नीचे है उसी प्रकार यह है, उसी प्रकार यह है, यानी ए और बी और सी यह एक प्रकार से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, जबकि जो डी वाला विकल्प है वह घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। यानी यही जो ऑप्शन नंबर डी है वह समूह से मेल नहीं खा रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी वाला विकल्प जो दिया गया है वह दूसरे में दिया गया है, यही इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार के प्रश्न को आप हल करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कौन सा विकल्प सही है और कौन से ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार की अगर आप सतर्कता बनाएंगे तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है कंबाला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ का जो एक उत्सव है वह किस राज्य में मनाई जाती है? तो कंबाला जो त्यौहार है या वार्षिक रूप से जो मनाई जाती है वह कर्नाटक में मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब जो होगा कंबाला वह कर्नाटक में मनाई जाती है, और कर्नाटक जो है वह तीसरे विकल्प में दिया गया है, वह इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि इससे निश्चित रूप से नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन दिया गया है कि कुछ कुर्सियां डेस्क है, मान लीजिए हम कुर्सी इधर लिखते हैं, इधर डेस्क लिखते हैं और इधर कुर्सी, और सभी बेंच जो बेंच हैं वो डेस्क के अंदर आ जाएंगे, सभी बेंच डेस्क हैं। तो ये जो अंदर बना हुआ है यह बेंच है, हमसे कह रहा है बेंच है, यह हमसे कह रहा है कि कुछ डेस्क बेंच हैं, तो यह वाला हिस्सा बेंच है डेस्क का, तो पहला तो सही है। कुछ कह रहा है दूसरा कि कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, तो जो डेस्क हैं वह कुछ कुर्सियों को भी काट रहा है। यहाँ पर देखेंगे यह जो काट रहा है वो कुर्सियों को काट रहा है, यानी निष्कर्ष दूसरा, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह चौथे विकल्प में दिया गया है कि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 37, 111 और 148 का लसाअ कितना होगा? हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 37, 111 और 148, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 37 से पहले काटेंगे, यह एक बार जाएगा और यह 3 बार जाएगा। 7 × 7, 7 × 21, 3 × 9, 2 = 11, यह 3 बार जाएगा और यह जाएगा वह 4 बार जाएगा। तो हम इसके बाद यह 3 से काटेंगे, यह 1 हो जाएगा और यहाँ 4, फिर 4 से काटेंगे, यह पूर्ण रूप से 1 1 1 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 12 में 37 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 444, और 444 जो होगा वह इसका एलसीएम होगा, और एलसीएम हमसे पूछा गया है जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्यता का नियम कहता है 2 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए,
क्योंकि 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 6 से विभाज्यता के नियम कहता है 2 और 3 से विभाज्य। 2 का नियम कहता है इकाई अंक सम होना चाहिए। और 3 से कहता है सभी संख्याओं का योग जो है वह 3 से कटना चाहिए। तो आप देखेंगे पहले विकल्प में 4 3 7, 7 6 13, 13 और 7 20, 2 22, ये हो जाएगा 22। इसे जोड़ेंगे 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20 हो जाएगा। और इसे जोड़ेंगे 6 5 11, 11 में 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 20, 20 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 27, 27 2 29। तो इसमें सभी संख्याएं किनारे पर सम है तो 2 से सभी कट जाएंगे, लेकिन 3 से कटने का नियम जो संख्याएं 3 सभी योग जो होंगी वह 3 से कटनी चाहिए। तो जो दूसरा विकल्प है वह 30 है और 30 जो है वह 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो इसका सही जवाब जो होगा वह 3 से पूर्ण रूप से कटने पर 30 कट जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा वह दूसरा विकल्प होगा। इस जो दूसरा विकल्प है वह सही जवाब होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए।